हेलो एवरीवन। मैं वीरेंद्र कात्यान। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर। देखिए, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है। एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जो अर्थ के चारों तरफ डिफरेंट गैसेज का जो एक मिक्सचर है, उसकी जो कवरिंग है उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो एटमॉस्फेयर को मैं ये कह सकता हूं कि एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड ए मल्टी लेयर्ड एनवलप अराउंड द अर्थ। मल्टी लेयर्ड एनवलप का मतलब क्या है कि जो ये एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों तरफ, इसमें कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज की लेयर्स हैं। और जनरली हम इन लेयर्स को जो टेम्परेचर है उसके बेस पर डिवाइड करते हैं। एक लेयर का अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा या उसमें टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसके बेस पर हम लेयर्स का डिवीजन करते हैं। ये लेयर्स के डिवीजन के बारे में हम एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। बस अभी मैं एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या है उसको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एटमॉस्फेयर क्या है, ये एक ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ। और ये ब्लैंकेट किसका है? ये ब्लैंकेट एयर का है। मींस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज का जो ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ, इसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। और जो एटमॉस्फेयर है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि एटमॉस्फेयर के कारण ही अर्थ पर डिफरेंट लाइफ्स जो है इनका सस्टेनेंस है, इनका सर्वाइवल है। लेकिन अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, इसका मेन रीजन है ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। पर ये एटमॉस्फेयर किस हाइट तक प्रेजेंट है, अगर इसकी बात करें तो ये सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है। ये एक एस्टिमेशन है कि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है इसकी जो डेप्थ है ये 16 टू 29,000 किलोमीटर के बीच है। हम एटमॉस्फेयर की डेप्थ को लेकर इसलिए सर्टेन नहीं है क्योंकि जब हम अपवर्ड मूव करते हैं तो एटमॉस्फेरिक जो गैसेज हैं वो इतने ज्यादा रेयर या इतने ज्यादा स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं कि अर्थ से जो एटमॉस्फेयर की हाइट है उसको फिक्स करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आयंस है वो इतने ज्यादा स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते प्रॉपरली कि कहां तक एटमॉस्फेयर की हाइट है। पर हम एटमॉस्फेयर को स्टडी क्यों करना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर की सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हमें वो सभी गैसेज प्रोवाइड करती है जो किसी भी लाइफ के सर्वाइवल के लिए सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो अर्थ के ऊपर आप इमेजिन कीजिए, या तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई होता या अर्थ का टेम्परेचर बहुत लो होता तो अर्थ के ऊपर सर्वाइवल, लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। पर अर्थ के ऊपर लाइफ है और वो लाइव्स अर्थ के ऊपर है जो प्रेजेंट में जो टेम्परेचर रेंज है उस पर सर्वाइव कर सकें। और ये अर्थ की जो टेम्परेचर रेंज है ये मेंटेन्ड है। और ये टेम्परेचर रेंज जो मेंटेन्ड है इसका मेन रीजन है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर जो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर रेंज है उसको रिड्यूस कर रहा है। और हम लोग जान चुके हैं कि मेरी अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है टेम्परेचर रेंज का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर रेंज है। और अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब है मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत हाई होगा, मिनिमम टेम्परेचर बहुत लो होगा। और अगर ऐसा होगा तो अर्थ के ऊपर लाइफ का जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मॉडरेट टेम्परेचर रेंज है ये अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के कारण ही है। अगर अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो सन से एनर्जी अर्थ सरफेस तक आती वो भी ज्यादा आती, उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता, अर्थ सरफेस की जो हीटिंग है वो बहुत फास्टर होती डे टाइम में, जिसके कारण जो टेम्परेचर वो बहुत हाई हो जाता। और नाइट टाइम में कूलिंग बहुत फास्ट होती और जो टेम्परेचर है बहुत लो हो जाता। तो इसलिए एटमॉस्फेयर
अपने आप में सिग्निफिकेंट है कि ये जो टेम्परेचर रेंज है अर्थ की, इसको मॉडरेट किए हुए। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखिए, अर्थ के ऊपर हम लोग जान चुके हैं कि जो इंसोलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ एरियाज हैं जहां पर इंसोलेशन हाई है, तो उन एरियाज को एनर्जी सरप्लस एरिया हम लोग बोलते हैं। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर एनर्जी बहुत कम आ रही है सन से, लेकिन अर्थ फिर भी वहां से एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रही है, तो उन एरियाज को एनर्जी डेफिसिट एरियाज बोलते हैं। तो ये एनर्जी सरप्लस और एनर्जी डेफिसिट एरिया के बीच जो हीट ट्रांसफर है, जो जो एनर्जी ट्रांसफर है, ये विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। मींस विंड्स ये काम करते हैं कि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, और अर्थ सरफेस पर एनर्जी में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की इनकी कोशिश होती है, इनका एफर्ट होता है। जो एटमॉस्फेयर है ये काउंटर रेडिएशन का काम करता है। काउंटर रेडिएशन मैं अपने वीडियोज में बता चुका हूं। अगर आप मेरी जो हीट बजट की जो वीडियो है उसको अगर आप देखोगे तो काउंटर रेडिएशन मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया। तो काउंटर रेडिएशन के कारण क्या होता है, नाइट टाइम में जो कूलिंग हो रही है अर्थ सरफेस की, वो कूलिंग कम होती है, क्योंकि जो अर्थ से एनर्जी एटमॉस्फेयर में जाती है तो कुछ गैसेस जो है उस एनर्जी को अर्थ की तरफ ही ट्रांसमिट करते रहते हैं, जिसके कारण अर्थ पर लंबे टाइम तक कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर बना रहता है। जब सन प्रेजेंट नहीं है किसी पर्टिकुलर पार्ट पर अर्थ के, तो उस टाइम पर काउंटर रेडिएशन के कारण भी टेम्परेचर हायर बना रहता है। तो ये भी एटमॉस्फेयर का ही काम है। एटमॉस्फेयर के कारण स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन होता है। स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन के बेसिक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, और इसको हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भी। तो स्कैटरिंग क्या करता है, जो स्काई है इसका कलर ब्लू है, वो स्कैटरिंग के कारण है, या स्कैटरिंग के कारण जो है डे लाइट को हम एक्सपीरियंस करते हैं, या एटमॉस्फेयर में ब्राइटनेस स्कैटरिंग के कारण है। रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो जो अर्थ सरफेस पर सोलर एनर्जी आएगी या एटमॉस्फेयर में जो सोलर एनर्जी आएगी उसको वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देना, ये एटमॉस्फेयर का भी काम है। और अर्थ सरफेस पर भी जो स्नो कवर्ड ग्राउंड है वहां से भी रिफ्लेक्ट होती है। पर यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर की सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स हैं मेनली वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देंगे। डिफ्यूजन की अगर बात करें तो डिफ्यूजन का मतलब है कि जब सन राइजिंग और सन सेटिंग हो जाती है, तो सन राइजिंग से पहले और सन सेटिंग के बाद भी हम सनलाइट फील करते हैं, डे लाइट फील करते हैं, और वो डिफ्यूजन के कारण ही है। तो जो एटमॉस्फेयर है इसके बहुत मल्टी डायमेंशनल रोल्स हैं। अगर आप एटमॉस्फेयर में जो वेदरिंग कंडीशंस हैं उनको अगर रिकॉल करें या उनको एक्सपीरियंस करें, तो आपने देखा होगा कभी क्लाउड्स की डेवलपमेंट है, स्टॉर्म्स की डेवलपमेंट है, विंटर सीजन में फॉग फॉर्मेशन है, जो हिली एरियाज है उन पर फ्रोस्ट फॉर्मेशन होती है, हेल्स, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स, इन सब की डेवलपमेंट जो अर्थ पर है, ये सारी की सारी डेवलपमेंट एटमॉस्फेयर के कारण ही है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये चीजें डेवलप नहीं हो पाती। जब जो सन एनर्जी जब अर्थ सरफेस की तरफ ट्रांसमिट होती है, तो कुछ हार्मफुल, कुछ वेरी हाई एनर्जी रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचने देता है, जिसके कारण अर्थ सरफेस पर जो लाइफ है उसके सस्टेनेंस और उसका सर्वाइवल पॉसिबल होता है। देखिए, अपर एटमॉस्फेयर में, हायर एटमॉस्फेयर में सन से आने वाली जो सोलर एनर्जी है उसके स्पेक्ट्रम में जो गामा और एक्स रेज है ये अपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद नीचे जहां पर ओजोन लेयर है वहां पर अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसके कारण अर्थ सरफेस पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो नहीं पहुंच पाती हैं। अगर ये रेडिएशंस अर्थ सरफेस पर पहुंच जाए तो ये ह्यूमन बीइंग में स्किन कैंसर के लिए पर्टिकुलरली और
जो अदर लिविंग बींग्स है उनके लिए भी हार्मफुल हो सकती हैं। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस या टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की, उनको भी जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब करता है। तो इनके एब्जॉर्प्शन के कारण कुछ पार्ट सोलर एनर्जी का अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, या जो अर्थ से एनर्जी रिलीज होती है उसका कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करके जब सन अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर टेम्परेचर को मॉडरेट बनाए रखता है या सूटेबल बनाए रखता है जो भी लिविंग बींग्स है उनके लिए। तो ये भी एटमॉस्फेयर का रोल है। नेक्स्ट है जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण रेडियो वेव्स की हेल्प से कम्युनिकेशन होता है। एटमॉस्फेयर में जो हायर एटमॉस्फेयर है वहां पर आयनोस्फेयर है, मींस ए लेयर ऑफ आयंस है, जो गैसेज है उनके आयंस की लेयर है, और ये रेडियो वेव्स को अट्रैक्ट और रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है जो अर्थ सरफेस है इसके ऊपर कम्युनिकेशन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। तो कम्युनिकेशन में भी एटमॉस्फेयर का सिग्निफिकेंट रोल है। तो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस हमें जो अर्थ सरफेस पर मेटियोर्स हैं उनके हीटिंग से भी बचाता है, क्योंकि जब मेटियोर्स एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और अर्थ की तरफ मूव करते हैं तो उनकी बर्निंग हो जाती है, और उसके कारण उनकी डायरेक्ट हीटिंग बहुत रेयरली होती है अर्थ सरफेस पर। एक्चुअली ये जो मेटियोर्स हैं ये हैं क्या, ये हेवनली बॉडीज हैं जो अपने सोलर सिस्टम से अर्थ सरफेस की तरफ आती हैं, और जब ये अर्थ सरफेस की तरफ आएंगी तो इनकी बर्निंग हो जाती है, इसलिए ये अर्थ सरफेस पर आकर हिट नहीं कर सकती है। आप ये कह सकते हो कि जो मेटियोर्स हैं दे आर स्टोनी मास जो अर्थ सरफेस पर आकर हिट कर सकते हैं, पर एटमॉस्फेयर के कारण इनकी बर्निंग हो जाती है, और अगर ये हिट भी करते हैं तो इनका जो कोर पार्ट है बहुत स्मॉलर पार्ट जो है वो अर्थ सरफेस तक पहुंच पाएगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटमॉस्फेयर है उसमें फ्रिक्शन के कारण ही बर्निंग हो जाती है, और इस ये हीटिंग भी बहुत रेयरली होती है। मोस्ट ऑफ द मेटियोर्स जो है दे आर बर्न्ड बाय द एटमॉस्फेयर। तो इन चीजों को अगर देखें तो ये सारी की सारी एटमॉस्फेयर की सिग्निफिकेंस है। जो एटमॉस्फेयर है इसकी प्रेजेंस मैंने बोला कि अर्थ सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण है, लेकिन यहाँ पर मेन दो चीजें हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो डेंसिटी वेरिएशन है वो डेंसिटी वेरिएशन क्यों है। यहां से कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नियर द अर्थ सरफेस और नियर द ग्राउंड जो एटमॉस्फेयर है इट इज मोर डेंसर देन इन द हायर पार्ट। इसका मतलब ये कि अगर मैं एटमॉस्फेयर की एक लेयर एक कॉलम लूं और इसमें देखूं तो इसमें कुछ इस टाइप से गैसेस की अरेंजमेंट है कि नियर द अर्थ सरफेस गैसेस मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर, इट मींस गैसेस आर डेंसर। और जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे तो ये जो डेंसिटी है ना मॉलिक्यूल्स की ये डिक्रीज करती चली जाएगी। तो ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाई गैसेस आर डेंसर नियर द अर्थ सरफेस। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, टू इंपॉर्टेंट रीजंस आपको याद रखना है। एक तो जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, क्योंकि अर्थ का जो सेंटर है वहां से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और जितना हम सेंटर से दूर जाएंगे उतना ही उसका अट्रैक्शन उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। तो नियर द अर्थ सरफेस जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं अगर उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा है तो मोर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो नियर द ग्राउंड ही ज्यादा होंगे, जिसके कारण डेंसिटी नियर द ग्राउंड ज्यादा होगी। एक तो ये रीजन है मेनली। दूसरा रीजन क्या है कि जो अंडरलाइंग गैसेज है इनके ऊपर जो ओवरलाइंग गैसेज है इनका भी प्रेशर है, और उस प्रेशर के कारण इन गैसेज में कंप्रेशन आता है। तो इस कंप्रेसिबिलिटी के कारण भी जो एयर की डेंसिटी है इट इज हायर नियर द अर्थ सरफेस। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो एटमॉस्फेयर है इट हैज वेरिएंट डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एल्टीट्यूड, तो इसका मतलब क्या कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है
एटमॉस्फेयर में मास का जो गैसेस मास है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो लोअर पार्ट में ज्यादा गैसेज हैं, हैवियर और डेंसर गैसेज हैं, तो लोअर पार्ट में ही ज्यादा मास होगा। तो ये आपको फैक्ट जो है थोड़े से ध्यान रखने हैं कि अराउंड 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइज अप टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। और अगर हाफ एटमॉस्फेरिक मास की बात करें तो इट लाइज अप टू 5.5 किलोमीटर ऑफ द हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड यू मे गेट इन वेरियस एग्जाम्स। तो ये जो चेंज है, वेरिएशन है जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एटमॉस्फेयर में, ये इस टाइप से है कि जो मोस्ट ऑफ द मास है इट लाइज नियर द अर्थ सरफेस, और जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे तो लार्जर वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर में लेसर मास होगा, क्योंकि जो गैसेस है वो भी लाइटर है, और दूसरा क्या कि जो गैसेस डेंसिटी है वो भी अपवर्ड मूव करने पर डिक्रीज करती है। तो ये रीजन होंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है एटमॉस्फेयर में, उसमें जो डिस्पैरिटी है उसके लिए। इसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक आध चीज है उसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक्चुअली है क्या कि जो अर्थ का इवोल्यूशन है, जो एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन है रादर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का ओरिजिन और इवोल्यूशन है इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में मेंशन भी किया कि नथिंग इज सर्टेन अबाउट ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर, देयर आर सम थियरीज एंड बिलीफ्स जो एटमॉस्फेयर के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। तो उनमें से मैंने यहाँ पर दो जो इंपॉर्टेंट थ्योरी और बिलीफ हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया। देखिए, एक थ्योरी है यहाँ पर, थ्योरी ऑफ हॉट ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो अर्थ है एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन इट वाज वेरी हॉट बॉडी, और अगर ये एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन इट वाज वेरी हॉट बॉडी, तो इसका मतलब क्या, इससे जो भी गैसेज का रिलीज हुआ होगा वो भी हॉट गैसेज हुई होंगी। और हॉट गैसेज क्या होते हैं जनरली, वो लाइटर होती हैं और वो कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड मूव की होंगी बिकॉज ऑफ वेरी लेस डेंसिटी, और उसके कारण वो स्पेस में चली गई होंगी ग्रेजुअली अर्थ से, और धीरे धीरे अर्थ की कूलिंग हुई होगी, और उस कूलिंग के कारण अर्थ पर क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ होगा। मींस क्रस्ट मींस द अपर सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट 3 लेयर्स हैं, उनकी बाद में बात करेंगे जब हम अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जब अर्थ की कूलिंग हुई तो सबसे पहले जो सरफेस है अर्थ का उसकी कूलिंग होगी, और उसके कारण एक हार्डर लेयर डेवलप हुई होगी और उसको क्रस्ट बोला जाता है। तो क्रस्ट फॉर्मेशन अर्थ की कूलिंग से हुई। उसके बाद क्योंकि अर्थ का अपर पार्ट सॉलिडिफाई हो रहा था, उसकी कूलिंग हो रही थी, लेकिन इंटीरियर की कूलिंग का जो रेट था वो उतना फास्टर नहीं था जितना अपर सरफेस का था। तो जिसके कारण क्या हुआ, अर्थ के अंदर क्रस्ट के नीचे एनर्जी अक्यूमुलेट होती चली गई होगी, और कभी कभी वो बीच बीच में अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स डेवलप होने के कारण रिलीज भी हुई होगी। तो जो भी वो एनर्जी रिलीज हुई है उसमें मेजरली गैसेज का भी रिलीज हुआ है। तो जो गैसेज का रिलीज हुआ थ्रू दी क्रस्ट, तो उसको बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डीगैसिंग। तो जो अर्थ की डीगैसिंग हुई है उस टाइम पर अर्थ से वेरियस गैसेज रिलीज हुई होंगी, जैसे वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड etc. These gases might have been released through the degassing process। और उसके कारण क्या हुआ होगा, ये गैसेज धीरे धीरे इनका एक एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ होगा। तो इसका मतलब है डीगैसिंग प्रोसेस से ही अर्थ का फर्स्ट जो एटमॉस्फेयर है वो डेवलप हुआ। हमें इस थ्योरी से ये आइडिया मिला कि डीगैसिंग हुई है और उसके कारण ही एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ है। और जब ये
डीगैसिंग हो रही थी तो उसमें क्या क्या हुआ होगा, वाटर वेपर्स का रिलीज हुआ होगा, और ये वाटर वेपर्स जो है काफी हाइट तक मूव किए होंगे, जहां पर ये ग्रेजुअली इनकी कंडेंसेशन हुई होगी, कूलिंग हुई होगी, क्लाउड फॉर्मेशन हुए होंगे। और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद जब फर्दर कूलिंग होती है तो रेनफॉल भी होती है, लेकिन अर्थ सरफेस वाज स्टिल हॉटर वार्मर। तो क्या हुआ होगा, ये जो रेनफॉल हुआ होगा ना, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर भी काफी गर्म था, जो अर्थ सरफेस है वो भी उस टाइम पर काफी गर्म था, तो ये रेनफॉल हुआ, लेकिन ये अर्थ सरफेस से पहुंचने से पहले इवेपरेट हो गया, फिर क्लाउड्स बने। तो लंबे टाइम तक ये एक प्रोसेस चला, और इस प्रोसेस को बोला गया इवेपरेशन प्रेसिपिटेशन साइकिल। तो इवेपरेशन प्रेसिपिटेशन साइकिल से क्या हुआ होगा, धीरे धीरे अर्थ सरफेस की कूलिंग भी हुई होगी, एटमॉस्फेयर की भी कूलिंग हुई होगी, और उसके बाद एक टाइम आया होगा कि जो रेनफॉल हो रही है वो अर्थ सरफेस तक पहुंची। जब ये अर्थ सरफेस पर आएगी तो वाटर बॉडीज की डेवलपमेंट होगी। वाटर बॉडीज की डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक वाटर लिविंग बैक्टीरिया का बर्थ हुआ होगा, और इस बैक्टीरिया ने ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज की, इसलिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई। मतलब हम जब एटमॉस्फेयर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बाकी चीजें डीगैसिंग से बाकी गैसेज रिलीज हुई होंगी, लेकिन लाइफ के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरी ने इस चीज पर भी फोकस किया कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कैसे आई। पर यहां पर इसने केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस बताए हैं, इससे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऐड हुई है। पर कुछ लोग इस थ्योरी से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, और प्रेजेंटली भी इस चीज पर काम चल रहा है। तो कुछ रिसर्च के बाद, कुछ एविडेंसेस से और कुछ जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई एटमॉस्फेरिक डेवलपमेंट की, उसके बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं, और उसमें यह है कि ये एक्चुअली ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन है, बिलीफ हैं। ये जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो थ्योरी का था वो कंप्लीट हुआ। अब जो प्रेजेंट में जो साइंस के एडवांसमेंट के कारण जो भी हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पता चला है उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, ये पहले से ही पता है कि डीगैसिंग के कारण एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मेन चीज है कि अब जो अदर गैसेज हैं वो डीगैसिंग से ऐड हो गई होंगी ऑक्सीजन के अलावा। पर जो मेजर फोकस है, मेजर क्वेश्चन है, वो ये है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आया कहां से। तो ऑक्सीजन के लिए यहां पर 2 प्रोसेसेस को कंसिडर किया गया है। वन इज फोटोकेमिकल डिसोसिएशन एंड सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस। जो फोटोकेमिकल डिसोसिएशन है, ये बताता है कि वाटर वेपर्स और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये हायर एटमॉस्फेयर में इनका इंटरेक्शन हुआ, और इनके इंटरेक्शन के कारण क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई। क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज जो है दे आर वेरी हाई एनर्जी रेडिएशंस। तो जब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिसोसिएशन हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुआ। लेकिन ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, इट हैपेंड इन दी हायर एटमॉस्फेयर। इसलिए जो लोअर एटमॉस्फेयर है, जो उस टाइम का एटमॉस्फेयर था, उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो सफिशिएंट नहीं थी। एक तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में आती है कि अगर हायर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हुई है तो वो लोअर एटमॉस्फेयर में उसका जो सप्लाई रेट है वो सफिशिएंट नहीं था, वो इतना नहीं था कि प्लांट्स जो है उसको कंज्यूम करें और फोटोसिंथेसिस करें। और ये जो चीज है कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन किस टाइप से होती है एटमॉस्फेयर में, देखिए फोटोकेमिकल डिसोसिएशन से ये तो पता चला कि ठीक है भाई ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन वो हायर एटमॉस्फेयर में हुई है। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है
मोलिकुलर ऑक्सीजन का मतलब है जो O और O के बीच में बॉन्डिंग होने से जो O2 बना है। तो ये जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है ये प्रोबेबली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में ऐड हुई है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है मेनली इट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू ग्रीन प्लांट्स, पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो भी तो उनके रेस्पिरेशन में भी तो ऑक्सीजन का यूज है। अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट थी ही नहीं तो फिर प्लांट्स कैसे रहे होंगे। बायोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चला कि कुछ केमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज डेवलप हुए और उन्होंने जो भी फूड प्रोडक्शन की उनकी जो प्रोसेस था उसके कारण ऑक्सीजन रिलीज हुई और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऐड हुई। एटमॉस्फेयर में एडिशन के बाद जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके कारण कॉन्टिन्यूसली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज होती चली गई। तो ये है अबाउट द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। पर कुछ और मैं आपको बिलीफ के बारे में यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर है उसमें अर्थ से जो भी गैसेज रिलीज हुई है ये माना जाता है कि दोज वर हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो इसलिए ये बोला जाता है कि हीलियम और हाइड्रोजन के कारण प्राइमरी एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले किन गैसेज का रिलीज होता है और प्राइमरी एटमॉस्फेयर डेवलप होता है। उसके बाद जो क्रिचफील्ड है इनके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है इसकी जो एज है इसका जो फॉर्मेशन टाइम पीरियड है वो अराउंड 500 मिलियन ईयर्स एगो जो हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर था वो एग्जिस्टेंस में आया है। ये इनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है और ये मैंने इनका ये जो अजम्पशन है या जो भी इनके व्यूज है ये मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किए हैं कि जो क्रिचफील्ड है ही इज वेरी रिनाउंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है ये कैम्ब्रियन पीरियड में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये कैम्ब्रियन पीरियड का मतलब क्या है कि जैसे ह्यूमन टाइम स्केल को हम लोग मंथ्स में, ईयर्स में, सेंचुरीज में या डिकेड्स में डिवाइड करते हैं वैसे ही रॉक्स की लाइफ को हम लोग नंबर ऑफ पीरियड्स में डिवाइड करते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। जैसे कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, डिओनियन, सिलूरियन ये पीरियड है और इनके बारे में कभी बात करेंगे जब मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताऊंगा। बस आपको अभी इतना याद रखना है कि इस टाइम पर या इतने ईयर एगो जो है एटमॉस्फेयर की डेवलपमेंट होती है, एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन होती है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।